नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द टारगेट लॉ। और आज एक बहुत ही अच्छा सी बात करने वाली हूँ मैं आपसे। वो हमारा आपको सभी जानते हैं कि भाई हमारी करेंसी है इंडियन रुपी। तो इंडियन रुपी के बारे में किसको नहीं पता होगा, सभी को पता होता है। लेकिन फिर भी उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो अब बहुत ही शॉर्ट वे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो उससे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना है और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करना है। दूसरा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम करेंसी की बात करें भैया, अगर हम करेंसी की बात करें, रुपए की बात करें, तो जो इंडियन रुपी है वो सबसे ओल्डेस्ट है। सबसे पुरानी करेंसी हमारी रुपी मानी जाती है। लेकिन अगर ऑफिशियली यूज में देखें तो जो पॉन्ड स्टीलिंग है वो ऑफिशियली यूज में सबसे पुरानी करेंसी है। लेकिन दूसरी बात, अगर रुपी को बात करें तो केवल इंडिया ही एक ऐसा अकेला देश नहीं है जहां पर रुपी का यूज किया जाता है। लगभग 8 कंट्री हैं दुनिया की जो रुपी का यूज करते हैं। जैसे हमारा अलग अलग उनका डायमेंशन होता है, अलग अलग उनकी वैल्यू होती है। अब जैसे हम मान लो कि जैसे हमारा ये यूएस हो गया, यूएसए हो गया, या हमारा ऑस्ट्रेलिया होगा, दोनों जगह की है हमारी डॉलर है। दोनों जगह हमारा डॉलर यूज होता है, लेकिन दोनों जगह की वैल्यू बिल्कुल अलग अलग है। इसी तरीके से जहां जहां, जैसे इंडोनेशिया में रुपया यूज होता है, रुपया बोलते हैं, या जैसे मालदीव में रुपया बोलते हैं, या जैसे जो बाकी की कंट्रीज हैं जैसे कि हमारा मॉरिशस हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सभी रुपी वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए भाई इतने सारे देश जो हैं भाई वो रुपी को क्यों यूज करते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो जो इंडियन रुपी है, जो रुपी वर्ड है, ये हिस्टोरिकल अगर एस्पेक्ट से देखा जाए तो एक वर्ड होता है संस्कृत में टंका। तो ये उसी से बनता है, उसका मतलब होता है सिल्वर कॉइन। उसका मतलब होता है सिल्वर कॉइन। तो पहले जब रुपी चला था तो पहले सिल्वर कॉइन्स का यूज किया जाता था। इंडिया में कॉइन्स का यूज ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा किया जाता था। जैसे कि अगर एक्चुअल में देखा जाए तो लगभग अब से हमें जाना पड़ेगा 6 सेंचुरी बीसी में, लगभग 2700-2800 साल पहले। तो उस टाइम में क्या था कि जैसे कि जो हमारी ग्रीक सभ्यता थी, या जो हमारी इन चाइनीज सिविलाइजेशन थी, इंडियन सिविलाइजेशन थी, वहां सभी में ट्रेड के लिए सिक्के ही, कॉइन्स का ही यूज किया जाता था। अब जो कॉइन्स होते थे वहां पर, वो कॉइन्स पत्थर के बने होते थे, स्टोन के बने होते थे। अगर आप गौर से देखोगे तो ये इस पर एक हाथी बना हुआ है और इस पर ये शेर बना हुआ है। ये स्टोन के कॉइन्स हैं, ये कॉइन्स हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमें ट्रेड का यूज बहुत ज्यादा होता था। अब अगर देखा जाए तो जैसे जो इंडिया के जो छोटे छोटे एम्पायर थे, जैसे कि हमारा कुरु हो गया, कौसला हो गया, काशी हो गया, वसोग, अब देखो इनके कॉइन्स अलग अलग हैं, सभी के कॉइन्स अलग अलग हैं। और सबकी जो वैल्यू है वो भी अलग होगी, डायमेंशन अलग अलग है। तो इसी क्यों, अब इससे हमें ये पता चलता है कि कॉइन्स का यूज कितना ज्यादा था इंडिया के हर एक जगह पे। अब अगर इसी को देखते हुए जो चाणक्य थे, उन्होंने बताया है इसमें अपने अर्थशास्त्र में, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, हम बोलते हैं जिसको कौटिल्य नाम भी बोलते हैं। तो उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में बताया है कि अलग अलग तरीके के सिक्कों के बारे में बताया जो उस टाइम पे ट्रेड में यूज होते थे। जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई जैसे सिल्वर कॉइन होते तो सिल्वर कॉइन को बोलते थे रुपया, रुपी। या जैसे गोल्ड कॉइन होते थे उनको बोलते थे स्वर्ण रूपा। या जैसे हमारा जो कॉपर कॉइन होता था उनको बोलते थे ताम्र रूपा। या जो लेड वाला कॉइन होता था उसको बोलते थे सीसिर रूपा। तो इसी तरीके से उन्होंने जितने भी कॉइन होते थे, इसका मतलब क्या है कि भाई अर्थशास्त्र ने कौटिल्य कब लिखा था, अगर उन्होंने उस टाइम पे बताया था तो इसका मतलब उस टाइम पे ट्रेड में कितने ज्यादा सिक्कों का यूज होता होगा। उसी इसी में उन्होंने आगे क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि भाई अलग अलग कैसे। अब देखो ये हमारे, ये सिल्वर कॉइन्स हो गए, ये हमारे कॉपर कॉइन्स हो गए, अलग अलग हैं। देखो डायमेंशन, इनकी डायमेंशन ही अलग अलग है। अब जो चाणक्य है, उन्होंने इतना तक भी अपने जो अर्थशास्त्र है उसमें इतना तक भी मेंशन किया है, इतना भी उन्हें इंश्योर किया गया है कि भाई कैसे कैसे जो कॉइन्स है इसका मिसयूज कैसे रोका जाएगा। ये भी उन्होंने बहुत ही ध्यान देने वाली बात कही। भाई अब देखो मिसयूज तो होता ही है, कोई भी करेंसी है। भाई देखो जैसे मोदी जी ने नोटबंदी की थी, उसमें हमने कितने कितने नोट हमने छिपा छिपा के रखे हुए थे, तो सब बाहर निकले थे। अब वो क्या था, वो ऐसा ही तो था ना कि वो करेंसी को हमने रखा हुआ था, चाहे वो हमारी सेविंग्स ही है, लेकिन हमने रखा हुआ तो था ना उसको, कुछ ने सेविंग्स में, कुछ ने अलग अलग अपना अपना वे था उसमें। तो
तो इसी तरीके से उन्होंने भी कहा कि भाई ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जो कॉइन्स हैं उनका मिसयूज लोग करें, उनको अपने पास में जमा कर लें, इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और देखा जाए तो जो आरबीआई है, आरबीआई और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने चाणक्य की जो कॉइन्स को लेकर या इनकम टैक्स को लेकर जो काफी बार से इन्होंने एक्नॉलेज किया, और उसी के बाद में जो चाणक्य की ये सब जो चीजें थी उसी के एक्नॉलेज करने के बाद में आरबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कॉइन्स अमेंड करके इशू किया था 2010 में। अब अगर देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि इसकी आप शेप भी देख सकते हैं, इसका पूरा शेप अलग है, इसका जो वैल्यू है वो भी अलग है। अब अगर देखा जाए तो जैसे ही मतलब यहाँ तो उस टाइम पे अगर हम बात कर रहे थे सिक्कों की, तो तब क्या था कि जो डायमेंशन थी वो अलग अलग थी। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये सिक्के हैं, ये सब सिक्के हैं, लेकिन इनकी डायमेंशन अलग अलग है, किसी से कोई तिरछा है, कोई बड़ा है, छोटा है, सब अलग अलग है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा यूज बढ़ता ही जा रहा था, जैसे जैसे हमारा एम्पायर बढ़ रहा था, वैसे ही सिक्कों का यूज भी बढ़ रहा था। और उस समय जो सबसे ज्यादा मौर्य एम्पायर बढ़ रहा था, और इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में मौर्य एम्पायर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, और इसी की वजह से साउथ में सिक्कों का यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। और अब तभी इंडोनेशिया ने भी अपने उसको रुपया कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि हम देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि हम इंडोनेशिया से चोला डायनेस्टी का संपर्क रहा है, बहुत ही बड़ा रोल रहा है। अब हम चलो इसको हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं, ज्यादा हिस्ट्री में चले जाएंगे। अगर हम देखें जो तो इंडियन रुपी की बात करें तो जो ये चोला डायनेस्टी का टेम्पल है, फेमस टेम्पल है। आप चाहो तो इसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं नहीं बताने वाली है अभी। आगे चलते हैं, ये हमारा सीधा आ जाते हैं हम शेरशाह सूरी पे, क्योंकि शेरशाह सूरी का जो टाइम, जो शेरशाह सूरी को हम लेते हैं वो इंडिया के मोस्ट ऑफ द रूलर में से एक लेते हैं हम उसको, क्योंकि जो करेंसी का जो कॉइन्स का यूज है उसमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो अगर हम बात करें, क्योंकि जब दिल्ली सल्तनत की बात करें अगर इंडियन हिस्ट्री में, तो इन्होंने ज्यादा टाइम तक तो शासन नहीं किया, लगभग दिल्ली पर इन्होंने 7 साल तक ही शासन किया था। उसके बाद में मुगल एम्पायर आ गए थे। ये भी देखो, ये इनके सिक्के हैं जो इन्होंने चलाए थे, ये इनके सिक्के हैं दोनों जो इन्होंने चलाए थे शेरशाह सूरी ने। ये भी देखो, इनका आकार देखो अलग अलग है ना, ऐसे ही थे। उसके बाद में शेरशाह सूरी ने लगभग बस 7 ही साल से शासन किया था। बात आती है मौर्य साम्राज्य की, सॉरी मुगल साम्राज्य की। जो मुगल साम्राज्य था, मुगल एम्पायर था, उसमें सबसे पहले थे बाबर। हमारे बाबर उज्बेकिस्तान से आए थे, उन्होंने उज्बेकिस्तान से आके इंडिया पे मुगल एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट किया था। लेकिन उनके बाद में जब उनकी डेथ हो गई थी तो उनके बेटे थे हुमायूं, उन्होंने शासन किया था। लेकिन हुमायूं का शेरशाह सूरी के साथ में युद्ध हुआ था, मतलब वो प्रॉपर से रूल नहीं कर पाए थे। शेरशाह सूरी के साथ में उनकी कई सारी लड़ाइयां हुई थी, उसमें की जैसे फेमस बैटल अगर हम बोले तो बैटल ऑफ चौसा है, ये आप याद रख सकते हैं, याद भी होगा आपको। तो अब हुमायूं तो हार गए, वो भाग गए उज्बेकिस्तान। अब वो वहां उज्बेकिस्तान में बैठ के वो तो देख रहे थे कि कब शेरशाह सूरी भैया वहां से राजगद्दी पर से हटेंगे और कब हम दोबारा से जाके मैं बैठूंगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। इन्होंने क्या किया, शेरशाह सूरी ने तो बहुत तरीके के कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए, सबसे जो मतलब इन्होंने अलग अलग तरीके के रिवॉल्यूशन लाई है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट इनका रिवॉल्यूशन रहा है वो रहा था सिक्कों का। इन्होंने सिक्के बनाने शुरू किए, और इन्होंने जो मतलब सिक्कों का डायमेंशन, एक मेजरमेंट तय कर दिया इन्होंने कि भाई जो सिल्वर कॉइन्स है वो 178 ग्राम का सिल्वर कॉइन्स होगा। ये सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन मोमेंट था। उसके बाद में जो मौर्य साम्राज्य हुआ, तो उन्होंने मुगल एम्पायर हुआ। वो हिंदी में वर्ड मुगल मौर्य एक जैसे रखते हैं ना। जो मुगल एम्पायर रहा तो उसने लगभग 300 साल तक इंडिया पे शासन किया। तो फिर भी उन्होंने भी जो यही वाला जो सिस्टम था जो शेरशाह सूरी ने बनाया था, उसी को कॉपी करके वो भी उसी को फॉलो करते चले गए। उसके बाद में ये देखो, इसमें अलग अलग लिखा है, आप इसको ध्यान से अच्छे से देख भी सकते हैं, इसीलिए मैंने पिक्चर को यहाँ पे ऐड किया। उसके बाद में आता है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके कॉइन्स अपनी जो उनकी मुद्रा थी, अपनी जो उनकी करेंसी थी, पौंड थी,
लेकिन उन्होंने इंडियन रूपी को ही यूज किया, जो इंडियन करेंसी थी उसी को यूज किया, उन्होंने उसका नाम चेंज नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो रुपया है वो ब्रिटिशर्स की देन है, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो कॉइन्स है वो तो इंडियन है पहले से, लेकिन जो रुपी है, जो पेपर करेंसी है, वो ब्रिटिशर्स ने दी थी। मतलब जो पेपर करेंसी का जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई वो ब्रिटिशर्स ने की थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में मसूलीपट्टनम में लगी थी पहली बार। ठीक है, ज्यादा डिटेल में चली जाती हूँ मैं। ठीक है, तो उसके बाद में लेकिन उन्होंने इंडियन करेंसी को चेंज नहीं किया था, उन्होंने भी रुपी को यूज किया था, उन्होंने पॉन्ड को यूज नहीं किया था। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई नहीं, कि भाई जो जहां जहां ब्रिटिशर्स ने रूल किया है वहां वहां पर रुपी है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अब देखो इंडोनेशिया की बात करें अगर हम, तो इंडोनेशिया में रुपया हम यूज करते हैं, अभी हमने बताया इंडोनेशिया में रुपया यूज करते हैं, लेकिन क्या वहां पर अंग्रेज ब्रिटिशर्स ने कभी राज किया? तो बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं किया। बल्कि यहाँ पे तो नीदरलैंड का कब्जे में था ये। तो नीदरलैंड ने जब कब्जे में था ये, तो इसकी अपनी करेंसी नहीं थी, वो उसने रुपया को करेंसी के रूप में यूज ही नहीं किया था, उनकी अपनी करेंसी थी। लेकिन जैसे ही 1948 में इंडोनेशिया नीदरलैंड से आजाद हुआ, सबसे पहले इसने क्या किया, अपनी करेंसी रुपया को डिक्लेयर किया कि भाई हमारी करेंसी रुपया होगी, और इसको ऑफिशियल करेंसी बनाया इसने, और जो उनकी नीदरलैंड की करेंसी थी उसको उसने खत्म कर दिया। इसका मतलब एक इनकी जो सिविलाइजेशन है उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे चोला डायनेस्टी से कहीं ना कहीं रिलेशन रहा है। अब अगर देखा जाए तो भाई इनकी जो कल्चर है वो बड़ी मतलब एंटीक सी रही है। दूसरा अगर बात करें भाई बात करें बांग्लादेश की, भाई बांग्लादेश की भी तो करेंसी ऐसी है, बांग्लादेश की भी जो सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, वो भी तो ऐसी है ना, इंडिया पाकिस्तान के जैसी। लेकिन फिर भी वहां की करेंसी अलग क्यों है, वहां करेंसी टका क्यों है? तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें एक जो बांग्लादेश का एनसाइक्लोपीडिया है, उसका ये है कि जो टका वर्ड है वो संस्कृत के टंका से बनता है, और टंका को ही टका बोला जाता है, इनका मानना ये है। अब अगर वेस्ट इंडिया की बात करें तो जैसे बंगाल हो गया या ईस्ट बंगाल हो गया, वहां पर भी टका ही यूज किया जाता था। कई बार देखा गया कि वहां पे भी टका यूज किया गया। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ तो सबसे पहले इन्होंने यही कहा कि भाई जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो बंगाली होगी, और जो हमारी करेंसी होगी, जो हमारी ऑफिशियल करेंसी होगी वो टका होगी। हम पाकिस्तानी रुपए को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और जो 1979 का जो वॉर था वो मतलब एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के गया था। चलिए आज के लिए इतना ही। और ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में करके बताना है। मुझे पता है आप सभी को ये पता होगा कि जो 1 रुपए का नोट है, 1 रुपए का जो नोट होता है उसको कौन जारी करता है, कौन इश्यू करता है उसको? आरबीआई, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? बता सकते हैं, मुझे पता है, आपको पता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।